ठीक है, इस पॉइंट पे इतना सारा न्यूमेरिकल है। C1 और C2 के बीच का पॉइंट था C, C3 और C4 के बीच का पॉइंट था D। सही है, तो याद रखना कि इनका जो आपस में पोटेंशियल का डिफरेंस है वो 0 होता है, या यूं कहो कि इनका पोटेंशियल आपस में सेम होता है। तो अगर आप इन पॉइंट्स के बीच कोई कैपेसिटर जोड़ दीजिएगा, कोई रेजिस्टर जोड़ दीजिएगा, तो वो यूजलेस है। अगर आप कैपेसिटर जोड़िएगा तो उस पर स्टोर चार्ज का वैल्यू 0 आएगा। अगर कोई रेजिस्टर जोड़िएगा तो उसके अगर तो उसके थ्रू फ्लो करने वाले करंट का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है ही नहीं। तो आप उसको खोल के हटा दीजिए। समझ गए सर? न्यूमेरिकल भी बन गया। अब आओ इसका एप्लीकेशन हम दिखाते हैं तुमको। हम आगे बढ़ के एक दो क्वेश्चंस को है ना दिखाने का कोशिश करते हैं। चलिए 10 नंबर बनाएंगे आके, वापस अभी छोड़ देते हैं, ये सब सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे। अभी हम इसका एप्लीकेशन, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 पे आइए। याद रखिए ये वही न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। सर कैसे सर, पिछला न्यूमेरिकल और इस न्यूमेरिकल में क्या सिमिलैरिटी है? एक एक फिगर पे गौर करो। सबसे पहला फिगर पे गौर करो, लेफ्ट वाला ए। जरा गौर करो, 1:3 ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है, ये मेरा C3 है, ये मेरा C4 है। तो गौर करो तो क्या ये पॉइंट C और ये पॉइंट D की तरह काम कर रहा है? आप देख पा रहे 1:3 और 2:6 इज अगेन 1:3। तो आपको पता है ये 5 माइक्रोफराड खोल के हटा दीजिए, भूल जाइए इसको। जैसे ही इसको भूल जाइएगा, 1 और 3 सीरीज में आ जाएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला 2 और 6 सीरीज में आ जाएगा। फिर दोनों का पैरेलल सॉल्व कर दो, आंसर जैसे हम लोग बनाए थे न्यूमेरिकल, सी इक्विवेलेंट निकाले थे अभी, वैसे निकाल दो। मेन प्रॉब्लम इस 5 से हो रहा, 5 माइक्रोफराड से। आप सी इक्विवेलेंट नहीं सोच पा रहे। ठीक है, तो आप यहां कंसेप्ट देख रहे हैं ना कि एकदम इस तरह से रेशियो में मेरा कैपेसिटर्स दिया है कि आसानी से हम 1:3 C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 कर दें, मेरा ये बीच का 5 माइक्रोफराड खुल के हट जाएगा। ये ए फिगर। अब आप इसको आराम से सॉल्व कीजिएगा। पहले C1 और C2 को सीरीज में लीजिएगा, नीचे वाला C3 और C4 को सीरीज में लीजिएगा, फिर जो आएगा दोनों को पैरेलल सॉल्व कीजिएगा, आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा। चलिए बी फिगर आप गौर से देखिए, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये पॉइंट आपका C पॉइंट है, ये पॉइंट आपका D पॉइंट है। तो फिर से इस 5 को खोल के हटा दीजिए, रिमूव्ड। और जैसे वो खोल के हटा, ऊपर वाला 1 और 3 C1 और C2 सीरीज में, नीचे वाला 3 और 4 C3 और C4 2 माइक्रोफराड और 6 माइक्रोफराड सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल सॉल्व कर दीजिए, आंसर। तो खाली आपको हम एक बुक का 3-4 क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, अभी और देखिएगा आप। अब गौर से देखिए, ये थोड़ा टिपिकल है। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। ये पॉइंट C1 और C2 के बीच का ये पॉइंट है, ये C है। C3 और C4 के बीच ये पॉइंट है, D है। फिर से ये 5 माइक्रोफराड खोल के हटा दो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों हम बोले कि उसका बहुत सारा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन तो यही हम दिखा दिए। तो जब कभी भी तुमको C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4 मिले, आप इस कंसेप्ट को यूज करके उनके बीच जो कनेक्टेड कैपेसिटर उसको खोल के हटा सकते हैं टू फाइंड कैपेसिटेंस। सही है, तो ये तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस था, उसको ध्यान रखना है। हम इसी सीरीज में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे, नए क्वेश्चन। अभी इसका नीचे अब हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, आप इसको खुद से करेंगे। ठीक है, आप इसको खुद से करेंगे। आपका कंसेप्ट हम दे चुके हैं कि बीच का जो 5 है वो खुल के हट जाएगा, फिर जो मेरा C1 एंड C2 है वो सीरीज में आएगा।
जिसका इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहें तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 आएगा। फिर से C3 एंड C4 सीरीज में आएगा, और फिर इसका इक्विवेलेंट अगर आप निकालना चाहें तो C3 C4 बाई C3 प्लस C4, और उसके बाद जो हम लोग का C12 है और C34 है वो आपस में पैरेलल आएगा, तो आपका फाइनल C इक्विवेलेंट का वैल्यू हो जाएगा C12 प्लस C ऑफ 34। ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। मेन कंसेप्ट तो यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज का था कि आपको वो C5 को खोल के हटाना है, और उसके लिए आपको जो काम करना है वो दे दिया गया, ठीक है। चलो एक और न्यूमेरिकल में हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसका एक उल्टा भी वैल्यू है, वो आप गलती से एक मिनट हाँ यहाँ आइए, ये 16 नंबर यहाँ समझाना जरूरी है। ए और बी करके दो न्यूमेरिकल है। लेफ्ट वाला ए न्यूमेरिकल सबको देख लो अच्छे से। क्या ये ए न्यूमेरिकल लेफ्ट वाला 1331, क्या इस पे आप अभी जो तुरंत कॉन्सेप्ट पढ़े हैं व्हीटस्टोन ब्रिज वाला वो लगेगा? बीच वाला 4 माइक्रोफैराड खोल के हटा दे। बीच वाला 4 माइक्रोफैराड क्या खोल के हटाया जा सकता है? सोच लिए होंगे आप। नहीं हटाया जा सकता। बोलिए सर वही तो है सर, 1331 है सर, वही तो हम बोल रहे हैं। 1/3 और 3/1 सेम कैसे होता है? ये तुम्हारा C1 है, ये C2 है, तुम देख रहा है एकदम उल्टा ये C2 और C1 दिया हुआ है, एकदम उल्टा। ये भी एक स्पेशल केस ऑफ न्यूमेरिकल है। आप बीच वाला ये जो आपका 4 माइक्रोफैराड है, मान लीजिए इसको हम थोड़ी देर के लिए C3 कह दे, इसको आप खोल के नहीं हटा सकते, इसको आप खोल के नहीं हटा सकते। तो जब भी इस तरह का सर्किट रहे, कौन सा तरह का? ये लेफ्ट वाले का हम बात कर रहे हैं, लेफ्ट वाले का, वो भी एक स्पेशल केस है। जब भी इस तरह का सर्किट रहे कि एकदम उल्टा रेशियो आए, C1 बाई C2, C2 बाई C1, उल्टा रेशियो, तो इस केस में C इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इस रिलेशन को फॉलो करना पड़ता है। C1 C3 प्लस C2 C3 प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस 2 ऑफ C3। आपको इस रिलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कभी एकदम उल्टा रेशियो रहा, एकदम उल्टा रेशियो रहा, तो वैसे केस में तुमको ये रिलेशन फॉलो अप करना पड़ेगा। तो बहुत बार स्टूडेंट लोग क्या करता है ना, उसको जैसे ही 5 को कैपेसिटर दिखाई दे, देखो ये बहुत बड़ा कॉमन मिस्टेक है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ काम कर देते। आपको है ना एकदम वैसा ही फोटो तो दिखाई दे रहा है ना, फोटो तो वही है ना, लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में देखते ही यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड को खोल के हटा दीजिएगा और गलती कर दीजिएगा। याद रखिए, उसको देख के ही क्वेश्चन बनाया गया है कि अगर आपसे यहाँ ए और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट पूछा जा रहा है, तो ऊपर में अगर पॉइंट आपका सी है, नीचे में अगर आपका पॉइंट डी है, तो ये वो केस है, ये वो केस है जहां सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं आता। कारण है भाई, वो सिंपल वो रिलेशन थोड़ी ना है यहाँ पर। वहां तो हम लोग पढ़ के आए कि C1 बाई C2 इज इक्वल टू C3 बाई C4, या तो उल्टा है। तो ऐसे केस में सी इक्विवेलेंट के लिए इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। चलिए बढ़िया। अब आइए बी वाले पर। देखिए, एक कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप अभी तक 5वां न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हैं। वो तो न्यूमेरिकल अपने आप में था ही, ये 5वां न्यूमेरिकल है अभी। अब जरा इस केस में देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, क्या इस पे आप व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगा सकते हैं? अच्छा होगा क्या ना, एक एक हिस्से को देखो। कहने का मतलब, ऊपर वाला 2 लाइन देखो, ऊपर वाला 2 लाइन, एक लाइन ये देखो, नीचे उसके बाद सेकेंड लाइन, गौर से देखना। इसका 2 और 4 है, हम इस पे बात करें, ये 2 है
ये 4 है तो 1:2 है, 1:2 है। ये 4 है और ये 8 है तो फिर से 1:2 है। तो आपका ये जो 6 माइक्रोफराड है ना, ये हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के हिसाब से 1:2 1:2 है, 1:2 1:2 है, तो ये 6 माइक्रोफराड खोल के हटा दो। अब आ जाओ सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन पर। 4 और 8 है तो अगले केस में भी देखो 4 और 8 ही है। अगर वो 1:2 है ऊपर वाला लाइन, तो दूसरा लाइन भी 1:2 है, तो ये भी 6 हट जाएगा। ठीक है, अब तीसरा और चौथा लाइन पकड़ो। 4:8 है तो चौथे लाइन में 2:4 है, फिर से तो 1:2 है, फिर से आपका 1:2 है ना, तो ये भी 6 हट जाएगा। और जब ये बीच का तीनों 6 हट गया, क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस है, C1/C2 C3/C4 के बराबर आ रहा है, बारी बारी से आ रहा है। पहले पहला लाइन दूसरा लाइन पकड़े, फिर दूसरा और तीसरा पकड़े, फिर तीसरा और चौथा पकड़े, बारी बारी से। तो 6 माइक्रोफराड खोल खोल के हट गया, तीनों 6 हट गया। अब आपको सबसे ऊपर वाले लाइन में, अब आपको सबसे ऊपर वाले लाइन में 2 कैपेसिटर मिलेगा, उसके बाद वाले लाइन में आपको 2 कैपेसिटर मिलेगा, फिर उसके बाद वाले लाइन में आपको 2 कैपेसिटर मिलेगा, फिर उसके बाद वाले लाइन में आपको 2 कैपेसिटर मिलेगा। ये इस तरीके का आपका अरेंजमेंट ऐसा। ठीक है, ये कितना है भाई? ये 2, सब में माइक्रोफराड आप खुद से भी लगा सकते, चलो हम ही लिख देते। अब ये लिख लेना, 4 है, ये 8 है, फिर यहां देखो 4 है, ये 8 है, फिर यहां देखो 2 है, ये 4 है। इधर में हमारा पॉइंट था ए और इधर में पॉइंट था हम लोग का बी। आपका काम कैसे है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ऊपर वाला पहला लाइन में जो 2 और 4 है वो सीरीज में है, उसके बाद 4 और 8 सीरीज में है, फिर उसके बाद 4 और 8 सीरीज में है, फिर उसके बाद 2 और 4 सीरीज में है, और उसके बाद फिर मेरा जो 4 कैपेसिटर आएगा, देखते चलिएगा। आप 4 बनाते हैं, ये पहले लाइन में दोनों को हटा के एक बनाए, फिर अगला बनाए, फिर अगला बनाए, और फिर अगला बनाए। ये चारों कनेक्टेड है एक साथ, ये चारों कनेक्टेड है एक साथ। इधर में हम लोगों का ए हो गया, इधर में हम लोगों का बी हो गया। अब देखो हम थोड़ा शॉर्टकट में 4 और 2 जो ऊपर में ना, 4 दूनी 8 और नीचे 6, तो 8/6 हो जाएगा। यहाँ 8 चौके 32 और नीचे 12, तो 32/12 तुम 8/3 भी लिख सकते हो। यहाँ भी 32/12 हो जाएगा, और यहाँ 4 दूनी 8, यहाँ भी 8/6 हो, काट के आप लिख सकते, कोई इशू नहीं। अब ये चारों किस में? पैरेलल में। ये चारों किस में? पैरेलल में। तो अगर ये चारों पैरेलल में है, बस आप ऐड कर दीजिए ना, 8/6 प्लस 32/12 प्लस 32/12 प्लस, एक मिनट बस, एक मिनट, प्लस 8/6। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद से आराम से बना सकते हैं। नीचे हम लोग का कितना आ गया? 12 ले लेते हैं नीचे, तो ये हो गया 16, ये हो गया 32, फिर से हो गया 32, और फिर हो गया 16, तो ऊपर हो गया 96 और नीचे हो गया 12। 4 से कट करो ना, 24 और 3, 12 8 96, 8 माइक्रोफराड। दिस इज योर सी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन एक सिंगल कंसेप्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो सिंगल कंसेप्ट हम आपको सिखा चुके हैं। केवल यहां पे उल्टा रहेगा, तो हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हर जगह व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट चल रहा है। फिर से पीछे आते हैं, ये आपका 16 भी सॉल्व, ये आपका 14 भी सॉल्व। ठीक है, और हम लोग जो मेन बना रहे थे
हम लोग जो मेन बना रहे थे वो था शायद 10, नहीं 9, 9 था, तो 9 भी सॉल्व। क्लियर है? एक बार छोटा कर लो, इसको पूरा अच्छे से देख लो। जरूर देख लेना कि कभी भी अगर इस तरह का केस बनता है कि जहां मेरे पास एक अरेंजमेंट हो जिसमें C1/C2 और C3/C4 बराबर हो, तो उस केस में ये पूरा कंसेप्ट चलता है। लेकिन हर बार इतना कंसेप्ट लिखा नहीं जाता। जहां C1/C2 और C3/C4 बराबर है, C पॉइंट और D पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल करके बाकी सब सोच लिया जाता है। ठीक है, रुको इतना सेव कर ले फिर आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में ध्यान से देखो क्या बोला गया है। 10 का कहना है कि देखिए आपके पास एक कैपेसिटर का एक अरेंजमेंट तैयार किया गया है जिसमें हमारे पास प्लेट्स है जिसका एरिया ए है, और दूसरा प्लेट जो है वो स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि आपके सामने दिखाया जा रहा है वैसा है। द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज ए और उसका हाइट है बी। आपको यहाँ पे इस पूरे असेंबली का कैपेसिटेंस निकालना है, इस पूरे असेंबली का कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से इसको। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ऊपर वाला मेटालिक स्टेयर होने की वजह से, ऊपर वाला मेटालिक स्टेयर होने की वजह से उसका तीनों पोर्शन, तीनों स्टेप्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उसका जो तीनों पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे पहला पोर्शन हम यहां से यहां तक इसको 1 मानते हैं, इसको सेकेंड स्टेप मानते हैं, इसको थर्ड स्टेप मानते हैं। तो नीचे वाला जो पूरा का पूरा प्लेट है ना उसका भी 3 हिस्सा कर लीजिए। 1 के सामने वाला 1 डैश, 2 के सामने वाला 2 डैश और 3 के सामने वाला 3 डैश। तो अगर आप 1 और 1 डैश को लीजिएगा ना तो एक कैपेसिटर बनता है। यहाँ पे एक कैपेसिटर है C1। 2 और 2 डैश को लीजिएगा तो ये दूसरा कैपेसिटर बनेगा, और 3 और 3 डैश को लीजिएगा तो ये तीसरा कैपेसिटर बनेगा। ऊपर वाला और नीचे वाला जो अरेंजमेंट है वो खुद मेटालिक प्लेट्स है। इसका मतलब ये है कि 1, 2 और 3, देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये तीनों एक जगह कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि दे आर द सेम मेटालिक प्लेट पोर्शन, एक ही मेटालिक प्लेट का पोर्शन है। अब 1 के सामने में 1 डैश है, 2 के सामने में 2 डैश है और 3 के सामने में 3 डैश है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों एक जगह कनेक्टेड है नीचे, क्योंकि ये भी है ना नीचे वाले प्लेट का पोर्शन है 3 एक पोर्शन। मतलब आपको जो यहाँ 3 कैपेसिटर दिखाई दे रहा है ना, C1, C2 और C3, ये तीनों आपस में है पैरेलल। सपोज आप ऊपर वाले पॉइंट को P, नीचे वाले पॉइंट को Q लिख दें, तो P और Q के बीच, P और Q के बीच ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में है। सीरीज ऑफ पैरेलल का काम खत्म, ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में। अब तुमको क्या करना चाहिए ना, फिगर देख के हर एक कैपेसिटर का अपना अपना जो कैपेसिटेंस है वो लिख लो। एक चीज बस ध्यान दो, ऊपर अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए, मतलब यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया ए है। तो जब हम इसका 3 हिस्सा करेंगे तो हर एक हिस्से का एरिया आएगा A/3, A/3, A/3। तो आप देखते चलो, बस यहीं पे छोटा सा न्यूमेरिकल है ये। आप जब कैपेसिटेंस C1 लिखिएगा ना तो एप्सिलॉन नॉट एरिया में A/3 होगा और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D होगा। जब आप कैपेसिटेंस C2 लिखेंगे, जब आप कैपेसिटेंस C2 लिखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट एरिया A/3 होगा और ऊपर और नीचे वाले प्लेट के बीच का सेपरेशन D+B होगा। और जब आप कैपेसिटेंस C3 लिखिएगा, जब आप कैपेसिटेंस C3 लिखिएगा तो एप्सिलॉन नॉट होगा, एरिया A/3 होगा
और जो ऊपर और नीचे वाले प्लेट्स 3 और 3' के बीच का टोटल डिस्टेंस है वो D+2B होगा। आपका काम है, बिकॉज C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, since C1, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, ये तीनों पैरेलल में है, तो आप जब इन तीनों का C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आप तीनों का C इक्विवेलेंट निकालने के लिए तीनों ही कैपेसिटर्स को आपस में ऐड कर दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चलता है। आप कैलकुलेशन आप खुद से कर लें, इसमें मेरा कुछ ज्यादा रोल है नहीं। मेन चीज क्या था, आपको ये समझना था कि इस अरेंजमेंट को कैसे सिंप्लीफाई करें, इस अरेंजमेंट को कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे सीरीज और पैरेलल समझे। और ये क्वेश्चन लगभग हर जगह है, कोई भी बुक उठाइएगा आपको मिल जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा डाटा में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, a 100 picofarad capacitor is charged. A 100 picofarad capacitor is एक मिनट जस्ट, a 100 picofarad capacitor is charged to a potential difference of 24 volt. It is connected to an uncharged capacitor of capacitance 20 picofarad. ठीक है, uncharged capacitor से आप उसको जोड़ दिए हैं। What will be the new potential difference across the 100 picofarad capacitor? आपको याद है, आप लोग को ऐसा सिखाया गया है कि अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, अपना अपना कैपेसिटेंस, अपना अपना पोटेंशियल, और जब आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होता है, और चार्ज तब तक दोनों के बीच शेयर होता रहता है जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक कि दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। उस फाइनल पोटेंशियल को आप एक नाम से जानते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। when C1 and C2 are connected, they acquire, एक मिनट जस्ट वीडियो, they acquire common potential, वो कॉमन पोटेंशियल को रीच करेगा। ठीक है, आपको इस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो मेरे फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 100 पिकोफैराड, उसका अपना पोटेंशियल है 24, प्लस मेरा दूसरा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 20 पिकोफैराड, लेकिन वो अनचार्ज्ड है, तो पोटेंशियल हो गया 0। और नीचे फिर C1 प्लस C2 है, तो 100 प्लस 20 है। तो आपके पास इस कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू आ रहा है, ऊपर में देख लो 2400 आ रहा है, और नीचे में गौर से देखो 120 आ रहा है। तो 120 से क्या ये हम लोगों का 20 वोल्ट में कटा? इसका मतलब जो कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन करने के बाद वन का फाइनल पोटेंशियल, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल या सेकंड कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल, ये दोनों कॉमन पोटेंशियल के बराबर होगा। कहने का मतलब 20 वोल्ट। तो कनेक्शन करने के बाद अगर फाइनली तुमसे कोई फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल पूछे या कोई तुमसे सेकंड कैपेसिटर का पोटेंशियल पूछे, तो दोनों ध्यान रखना इक्वल आएगा और वो कॉमन पोटेंशियल के बराबर ही होगा। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल के बराबर होगा। क्लियर है? चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच कैपेसिटर सोन इन फिगर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। जितना भी यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है, मान लो हम C1 बोल दिए, C2 बोल दिए, C3 बोल दिए, इन सभी का कैपेसिटेंस बराबर है,
और ये 5 माइक्रोफराड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि इन सभी का कैपेसिटेंस बराबर है और ये 5 माइक्रोफराड के बराबर है। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 50 वोल्ट। जो नीचे का बैटरी आपको दिखाई दे रहा है उसका ईएमएफ है 50 वोल्ट। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB, AB मतलब बैटरी से कितना चार्ज निकलेगा इफ द स्विच एस इज क्लोज्ड। शुरू में आप ये मान के चले कि स्विच इज ओपन, फिर आप ये मान के चले कि स्विच इज क्लोज्ड, और दोनों केस में जो मेरा चार्ज आएगा इस सिस्टम पे, पूरे सिस्टम पे, एक पे नहीं पूरे सिस्टम पे जो चार्ज आएगा वो निकालना है। मान लो जैसे पहला चार्ज, सपोज एक ऐसे ही हम डाटा बोलते हैं, मान लो शुरुआत में चार्ज मेरा 10 था और बाद में चार्ज मेरा 12 आ गया। इसका मतलब बैटरी फर्दर स्विच क्लोज करने से बैटरी फर्दर 2 सप्लाई किया। अगर शुरुआत में मेरा चार्ज 7 था और बाद में ये चार्ज 12 हो गया, तो इसका मतलब बैटरी फर्दर 5 सप्लाई किया। कहानी कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है स्विच करने के पहले, हो सकता है स्विच क्लोज करने के पहले मेरा चार्ज 10 था और स्विच क्लोज करने के बाद मेरा चार्ज 8 है। इसका मतलब 2 कूलम वापस आ गया, 2 कूलम वापस आ गया। तो बैटरी सप्लाई नहीं किया, ए से भी चार्ज नहीं गया, बी से वापस आ गया। तो ऐसे आप कंक्लूजन पे तभी पहुंच पाइएगा जब आप दोनों स्टेज में, मतलब स्विच के क्लोज होने के पहले और स्विच के क्लोज होने के बाद आप चार्ज का वैल्यू निकाल ले, तभी आप उस स्टेज में पहुंच पाइएगा कि कोई कंक्लूजन ड्रॉ करके अपना आंसर बता सकिए। ठीक है, तो इस पूरे चीज को ध्यान में रखते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। देखो, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन एस इज ओपन, जब आपका एस ओपन है, आप देख पा रहे हो C1 एंड C2 पैरेलल में है। C1 और C2 पैरेलल में है। ठीक है, तो अगर हम केवल 1-2 का ही इक्विवेलेंट का भी बात करें तो C1 प्लस C2 करना है, बिकॉज दोनों 5-5 माइक्रोफराड का है, तो 5 और 5 मिलकर 10 माइक्रोफराड हो गया। अब जो मेरा C12 आएगा, ये जो मेरा C12 आएगा, ये आ गया C12। क्या ये C3 के साथ सीरीज में है? बिल्कुल। दिस C12 एंड C3 आर इन पैरेलल। ये C12 जो है वो C3 के साथ पैरेलल में, तो अगर ये C3 के साथ पैरेलल में है तो आपका शुरुआत में C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया? तो C12 इंटू C3, नीचे है C12 प्लस C3, तो C12 का वैल्यू है 10 माइक्रोफराड, C3 का वैल्यू है 5 माइक्रोफराड। ये है 10 और प्लस 5, ऊपर हो गया 50 और नीचे हो गया 15। आप लिख सकते हो 10/3। इतना माइक्रोफराड ये मेरा C इक्विवेलेंट आया शुरुआत में जब मेरा S या स्विच ओपन था। तो इस सिचुएशन में जो चार्ज आएगा मेरा, जो चार्ज इनिशियल हम लोग निकालेंगे, अभी जो आप C इक्विवेलेंट निकाले उसको V से मल्टीप्लाई कर लीजिए। C इक्विवेलेंट है 10/3 और जो वोल्टेज यहाँ पे है 50 वोल्ट है, तो कुल मिला के दिस कम्स टू बी 500/3 माइक्रोकुलम। ये शुरुआती चार्ज है जो बैटरी सिस्टम को दे रखा है, ये शुरुआती चार्ज है जो बैटरी सिस्टम को दे रखा है। अब आप सोचिए कि जब आप स्विच को क्लोज करते, ठीक है, फिगर यही सामने रखते हैं और स्विच को क्लोज करके आप नया चीज सोचते हैं। व्हेन एस इज क्लोज्ड, सोचना जब आपका स्विच क्लोज हो जाए, अगर आपका ये स्विच क्लोज हो गया, अगर आपका ये स्विच क्लोज हो गया, कैन यू से दैट कि C3 इज शॉर्ट सर्किटेड? C3 तुम्हारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा।
और जब C3 हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा इनफाइनाइट। अब अभी भी C12 जो है, अभी भी C12 जो है वो पैरेलल में ही है, तो C अगर 12 का वैल्यू बोलेंगे तो वो C1 प्लस C2 होगा, और कहने का मतलब 10 माइक्रोफराड होगा। लेकिन अब हमको जहां भी C3 का जरूरत पड़ेगा हम लोग इन्फिनिटी पुट करने वाले हैं। देखो तो C12 जो C3 के साथ है वो सीरीज में है, सही है ना, तो आप लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C12 प्लस 1/C3, तो दिस इज 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/10 और प्लस 1/इंफिनिटी, दैट 1/इंफिनिटी कम्स टू बी 0, दैट 1/इंफिनिटी कम्स टू बी 0। ठीक है, तो आपको यहां से मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 माइक्रोफराड। तो आपको C इक्विवेलेंट सेकंड केस में मिल गया। अगर C इक्विवेलेंट सेकंड केस में मिल गया तो सेकंड केस में जब आप फाइनल चार्ज निकालोगे तो C इक्विवेलेंट इनटू वोल्टेज होगा। ये हम लोगों का 100 है, सॉरी 10 है, 10 ये हम लोगों का 10 है और हमारा वोल्टेज 50 है, तो आपके पास चार्ज फाइनल का वैल्यू 500 माइक्रोकूलम आ गया। तो जरा समझो, आप लोग सब कोई समझो, जब ये सिस्टम में स्विच ओपन था, जब इस सिस्टम में स्विच मेरा ओपन था, तो बैटरी जो सिस्टम को चार्ज दिया था, जब मेरा स्विच ओपन था तो बैटरी जो सिस्टम को चार्ज दिया था वो 500/3 माइक्रोकूलम था इनिशियल चार्ज। और जब हम इस स्विच को क्लोज कर दिए तब जो सिस्टम पे फाइनल चार्ज आ रहा है वो 500 माइक्रोकूलम आ रहा है, इसका मतलब ज्यादा आ रहा है। तो स्विच को जब क्लोज किया गया होगा तो बैटरी को फर्दर चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। स्विच को जब क्लोज किया गया होगा तो बैटरी को फर्दर चार्ज सप्लाई करना पड़ा होगा, और वो फर्दर चार्ज आप फर्दर ऐसे निकाल सकते हैं। सो आफ्टर S इज क्लोज्ड, तो S के क्लोज होने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई बाय सेल या बैटरी, दैट del Q विल बी इक्वल्स टू, जो भी आप सिस्टम का फाइनल चार्ज निकाले उसमें से इनिशियल को माइनस कर लीजिए। तो फाइनल चार्ज आपका 500 है और इनिशियल चार्ज आपका 500/3 है। ये 1500 में 5 हो गया, 1000/3 माइक्रोकूलम इतना एक्स्ट्रा चार्ज आपको सप्लाई करना पड़ा होगा। आपको नहीं, बैटरी को इतना एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी को सप्लाई करना पड़ा होगा जब स्विच को क्लोज किया गया होगा। स्विच क्लोज करने के पहले सोचो, स्विच को क्लोज करने के बाद सोचो। जब मेरा स्विच क्लोज किया गया होगा तो उस समय क्या हुआ होगा। स्विच को क्लोज करने के पहले कैपेसिटर्स को चार्ज करने के लिए बैटरी 500/3 माइक्रोकूलम चार्ज सेंड करता है। लेकिन जब हम स्विच को क्लोज कर देते हैं तो जो मेरा C3 है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, C3 का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाता है, सिस्टम का C इक्विवेलेंट चेंज कर जाता है, इसलिए सिस्टम के ऊपर जो चार्ज का नेट वैल्यू है सेकेंड केस में वो भी बदल जाता है। तो जितना भी चार्ज पहले से ज्यादा बढ़ा है वो बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा चार्ज बैटरी सप्लाई करता है वो होता है फाइनल माइनस चार्ज फाइनल माइनस चार्ज इनिशियल। सॉल्व कीजिए, जो आएगा वही आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बार बार वीडियो रुक जा रहा है तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं फिर आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिखा है बोथ द कैपेसिटर सोन इन फिगर, बोथ द कैपेसिटर सोन इन फिगर are made of square plates of edge A
एक्चुअली आपके पास एक ऊपर में कैपेसिटर दिखाई दे रहा है जिनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D1 है, एक नीचे में कैपेसिटर दिखाई दे रहा है जिनके प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D2 है। बोला गया ये दोनों स्क्वायर प्लेट से बना है और प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D1 और D2 है, as shown in figure. A potential difference V is applied between the points A and B. A और B के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर लो और फिर से एक इलेक्ट्रॉन को बीच में प्रोजेक्ट कर दो। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द अपर कैपेसिटर along the central line. With what minimum speed should the electron be projected so that it does not collide with any plate? Consider only the electric forces. आपको केवल और केवल इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में सोच समझ के चलना है और आपको कोई दूसरा फोर्स नहीं लेना है। तो देखो, सबसे पहले इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए एक है ना बहुत इसका सिंपल एनालिसिस का जो फिगर बनता है उसको लेके चलिए और अपना काम स्टार्ट कीजिए। देखिए, आप ऐसा मान ले कि ये सिस्टम इस तरह का कंसेप्ट है, एक कैपेसिटर ऊपर, एक कैपेसिटर नीचे और इनके अक्रॉस में एक बैटरी जिसका पोटेंशियल भी है उसको जोड़ के रखा गया है। ये मेरा कैपेसिटर C1 है, ये मेरा कैपेसिटर C2 है। मान लो यहाँ का पोटेंशियल बैटरी का भी है। तो अगर एक एक करके अब कैलकुलेशन स्टार्ट करो। अगर हम तुमसे बोले कि जो मेरा कैपेसिटेंस C1 है वो क्या है, तो वो है एप्सिलॉन नॉट A बाई प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D1। और जो मेरा कैपेसिटेंस C2 है वो क्या है, तो वो है एप्सिलॉन नॉट A बाई प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D2। सही है, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी इस तरह से सीरीज में ये जुड़ा रहेगा, इन दोनों के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, एक V1 और एक V2। तो जो हम लोग सीरीज में पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आप याद कीजिए वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रेशियो में होता है। मतलब अगर सीरीज में दो कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है C1 एंड C2, तो उनके अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1 और V2 वो कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रेशियो में होगा। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होता है उनके अक्रॉस का पोटेंशियल कम होता है, जिनका कैपेसिटेंस कम होता है उनके अक्रॉस का पोटेंशियल ज्यादा होता है। ठीक है। अब आप देखो, जब यहां ऊपर में आप C2 लोगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 लोगे और नीचे में C1 लोगे तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 लोगे। दोनों में एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल, नीचे का D1 ऊपर चला गया और ऊपर का D2 नीचे आ गया। सही है। तो हमारे पास जो इन प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप होगा उसका रेशियो आ रहा है D1 बाई D2। एक बात तो तय है ना कि नीचे से जितना भी आप टोटल पोटेंशियल अप्लाई करोगे वही V1 और V2 के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जस्ट एक मिनट। तो दोनों के अक्रॉस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस सेटअप होगा वो हम लोगों का V1 प्लस V2 ये V के बराबर आएगा। और V1 प्लस V2 का V1 बाई V2 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो हम लोग का काम क्या है ना कि जो मेरा पहला कैपेसिटर C1 है उनके प्लेट्स के बीच का V1 निकाले। तो क्या हम इसको भी यहाँ V1 और जहां V2 था यहां से देखो ना, यहां से देखो, क्या हम यहाँ पे V2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं D2 बाई D1 इंटू V1। तो इसको यहां प्लेस कर दिए D2 बाई D1 इंटू V1। चलो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग पहले V1 को कैलकुलेट करते हैं, देन V विल बी इक्वल्स टू V1 को कॉमन ले लें, 1 प्लस D2 बाई D1 आएगा, 1 प्लस D2 बाई D1 आएगा। देयरफॉर V1 will be equals to V by 1 plus D2 by D1। आप आराम से यहाँ पे छोटा सा एक कैलकुलेशन है दैट V1 is equals to V टाइम्स ऑफ D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2। थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ऊपर वाले कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच।
ठीक है। अगर ये ऊपर वाले कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस है, अगर ये ऊपर वाले प्लेट्स के बीच के कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड between electric field between plates of अपर कैपेसिटर, जो हम लोगों का C1 कैपेसिटर है, उनके बीच का इलेक्ट्रिक, उनके प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल होता है, पोटेंशियल बाय प्लेट्स के बीच का सेपरेशन, पोटेंशियल बाय प्लेट्स के बीच का सेपरेशन। अब आपका पोटेंशियल आ गया था V इंटू D1 बाई D1 प्लस D2, और इस पूरे में डिवाइड करेंगे हम लोग D1 से, तो D1 D1 कट जाएगा और ये वैल्यू आ रहा V बाई D1 प्लस D2। चलो, यहां से आपको मिल गया कि ऊपर वाले प्लेट्स के बीच का जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर वाले प्लेट्स के बीच का जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है V बाई D1 प्लस D2। ऊपर वाले प्लेट्स के बीच का जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वह है V बाई D1 प्लस D2। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया ऊपर वाले का। अब आपको कैलकुलेशन को दूसरे नजरिए से ले चलना होगा। थोड़ा यहां तक छोटा करके आपको सब कुछ दिखा दे। देखो समझो, मेरा ये प्लेट्स था, हम उसको दो कैपेसिटर C1 और C2 में लिख दिए। C1 कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का सेपरेशन D1 था, D2 था, दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल V1 और V2 था। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन के सहारे से, जो भी हम लोग पहले से थ्योरी में पढ़ रखे थे, वहां से कैपेसिटर C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाले, V1 निकाले। जब V1 आ गया तो उसको D1, दोनों प्लेट्स के बीच के सेपरेशन D1 से डिवाइड करके पहला कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाले। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लेके चलना है। अब हमको प्लेट्स बनाना होगा, ऊपर वाले कैपेसिटर का प्लेट्स बनाना होगा, ठीक है। हम कैलकुलेशन को थोड़ा लेफ्ट में ले चल रहे हैं, पेन का कलर बदल रहे हैं, ताकि हम नए सिरे से फिर से लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेशन स्टार्ट करें। चलो ग्रीन से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर वाले कैपेसिटर के प्लेट को ड्रॉ करो। बड़ा बड़ा बना रहे हैं ताकि सब कुछ है ना अच्छे से कैलकुलेशन दिखा सके। ये ठीक है। तो यहां देखिए ध्यान से, अब जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन पे अगर आप गौर कीजिएगा, थोड़ा फिगर देख लीजिए। कनेक्शन ऐसे था कि बैटरी का जो प्लस था वो ऊपर वाले प्लेट को प्लस कर रहा था, नीचे वाले को माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्लेट्स के लिए वो ऊपर से नीचे होगा। तो हम ऊपर वाले प्लेट को सब प्लस दिखा दे, ऊपर वाला प्लेट ऐसे प्लस हो गया और नीचे वाला प्लेट सब ऐसे माइनस हो गया। आपका जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस की तरफ, 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 ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हम लोग निकाल के रखे V बाई D1 प्लस D2। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं V बाई D1 प्लस D2। अब देखो बोला तो ऐसा गया है कि यहां बीच में एक सेंट्रल लाइन है, उस सेंट्रल लाइन के अक्रॉस में आप इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किए। कौन किसको फेंके भाई? इलेक्ट्रॉन को फेंके, इलेक्ट्रॉन को। हम उससे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको दिखाते हैं। देखो यहां से फेंका गया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। यह हमारे उस इलेक्ट्रॉन का एक वेलोसिटी है। सपोज इसको हम लोग V0 लिखते हैं। एक बात तय रखना कि फेंकते समय चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां है, जस्ट इस एंड से उस इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, चलो माइनस क्यों लिखते,
तो जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंटर करेगा ना, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंटर करेगा, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऊपर की तरफ। ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा ऊपर की तरफ। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ बेंड होना स्टार्ट होगा। क्वेश्चन जैसे ये कह रहा है कि कम से कम कितना पोटेंशियल अप्लाई, अगर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन को देखिए ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, अच्छा मिनिमम स्पीड शुड द इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट कोलाइड विथ एनी प्लेट। कम से कम कितने स्पीड से फेंका जाए, यही आपको V नॉट निकालना है। कम से कम आप इलेक्ट्रॉन को कितने स्पीड से फेंकेंगे, कम से कम आप इलेक्ट्रॉन को कितने स्पीड से फेंकेंगे कि वो किसी भी प्लेट से टकराए बगैर निकल जाए। तो हम एकदम लिमिटिंग केस सोच रहे हैं कि यहां से टच करता हुआ निकल जाए। देखो पाथ तो बनना चाहिए पैराबोला, ठीक है, अगर बहुत सही से बनाएंगे ना तो पैराबोला बनना चाहिए। अब उतना एक्यूरेसी से पैराबोला नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझिए कंसेप्ट, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इस पाथ को स्ट्रेट लाइन ना समझा जाए, ठीक है, इस पाथ को स्ट्रेट लाइन ना समझा जाए, हमको थोड़ा फ्री हैंड ड्राइंग में रियायत दिया जाए। स्ट्रेट दिख रहा है ये पैराबोला, ठीक है। तो यहां से जस्ट टच करता हुआ निकले तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहां पहुंचते पहुंचते, मतलब दूसरे एंड पे निकलते निकलते, राइट एंड पे निकलते निकलते, जो उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा नीचे से ऊपर की तरफ, जो उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वो प्लेट्स के बीच के सेपरेशन का आधा होगा। यही तो है कि दूसरे एंड से निकलते निकलते उसका जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होगा वो प्लेट्स के बीच का जो टोटल सेपरेशन था ना, फिगर देखो ना, प्लेट्स के बीच का टोटल सेपरेशन तो D1 है, वो क्वेश्चन में मेंशन है, तो उसका आधा होगा। प्लेट का डायमेंशन, प्लेट का डायमेंशन क्वेश्चन में मेंशन है, A लेके चलना है। प्लेट का डायमेंशन कितना लेके चलना है, A लेके चलना है, ठीक है। फेंकने वाला पॉइंट यहां है, ठीक है। अब चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, अपना आप कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, अलोंग एक्सिस भी बना देते, ठीक है, ताकि हम लोग है ना एक्सिस के नाम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। आप दो एक्सिस मान लीजिए ना, आप दो एक्सिस मान लीजिए, ये ऐसा, ठीक है। अभी तुम इमेजिन कर लो, ये रहा हम लोग का राइट की तरफ एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल वाई एक्सिस, ऐसे सोचेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस सोचो, याद रखना वेलोसिटी अलोंग एक्स आपका V नॉट था। कोई भी फोर्स एक्स में नहीं लग रहा है क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो वाई में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अलोंग 0 होगा। और लेफ्ट हैंड साइड से इंटर करके राइट हैंड साइड से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो एक्स के अलोंग में टोटल डिस्टेंस प्लेट का लेंथ के बराबर कवर कर लेगा। तो हमारे पास इक्वेशन है S along x is equals to velocity along x into t plus half acceleration along x and t square। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग लिख सकते हैं S along x will be equals to velocity along x and t, क्योंकि ये एक्सेलेरेशन वाला टर्म तो 0 है, तो ये A है। यहाँ पे वेलोसिटी along x में V नॉट आ गया और आपके पास टाइम आ गया। तो यहां से अगर आप टाइम पता करेंगे कि कितना समय, यहां से अगर आप टाइम पता करेंगे कि कितना समय लगा इलेक्ट्रॉन को उस पूरे प्लेट्स को पार करने में, तो वो टाइम लगा है A बाई V नॉट। इतना समय लगा है इलेक्ट्रॉन्स को पूरे प्लेट को पार करने में। इसी टाइम में, इन दिस टाइम अलोंग वाई एक्सिस सोचो, वाई एक्सिस में क्या हो रहा है ये सोचो। तो अगर आप वाई एक्सिस में सोचना स्टार्ट कीजिएगा तो वेलोसिटी अलोंग वाई का इनिशियल वैल्यू 0 है। कोई हमसे बोल सकता है कि सर देखिए फेंका तो गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप वाई में 0 क्यों बोल रहे हैं? भाई जो भी वेलोसिटी है ना वो एक्स में है,
फेंकते समय y का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, फेंकते समय y का इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज 0। थोड़ा और आगे बढ़ो। फोर्स अलोंग y एक्सिस वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो आप QE लिख सकते हो। तो यहीं से अगर आप एक्सेलरेशन अलोंग y लिखोगे ना, तो जो भी आपका फोर्स है उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देना। देखो, चार्ज के जगह पे तुम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे और मास के जगह पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखोगे। आपका जो टाइम है वो टाइम आप निकाल चुके हो, A/V0 आया इन सबको। हाँ, और एक चीज, अगर आप चाहते हो कि प्लेट से कोलाइड ना करे तो आपके SY का वैल्यू भी आप निकाल चुके हो कि D1/2 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि प्लेट से कोलाइड ना करे, जस्ट प्लेट को टच करता हुआ बाहर निकल जाए, तो SY का वैल्यू D1/2 होना चाहिए। इन सभी को SY इज इक्वल्स टू U/T प्लस हाफ एक्सेलरेशन y(t²) के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो SY आ गया अपना D1/2, UY वाला टर्म 0 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन y में हो गया QE/m और टाइम में हो गया L नहीं A/V0 का स्क्वायर। तो यहां से आपको मिल रहा है आगे D1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 QE/m A²/V0 का स्क्वायर। ये 2 कटा, ये आपके 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आया D1 इज इक्वल्स टू QE A²/m/V0 का स्क्वायर। याद रखिए, आपको V0 निकालना है, ये इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो अगर आप V0 का स्क्वायर लिखना चाहते हैं, क्या ये QE A²/m इंटू D1 आएगा, QE A²/m इंटू D1 आएगा। आप यहाँ पे जो E का वैल्यू है उसको भी आप रख सकते हैं। आप B की जगह पुट कर सकते हैं V/D1 प्लस D2। ये भी कैपिटल भी स्टैंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, जो क्वेश्चन के शुरुआत में डाटा दिया हुआ था। तो आपका फाइनल जो वेलोसिटी आएगा, कम से कम वेलोसिटी ताकि प्लेट से टकराए नहीं, वो आएगा। ये पूरा डाटा लिख लो, Q कैपिटल भी A²/D1 प्लस D2, ये दोनों एक साथ, फिर M, फिर D1, इन सब का स्क्वायर रूट। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे, जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज E लिख दीजिएगा, जहां मास है वहां इलेक्ट्रॉन का मास M लिख दीजिएगा। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका जाएगा तो वो बिना प्लेट से टकराए दूसरे साइड से निकल जाएगा। ये कम से कम वो वेलोसिटी। अब देखो इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, पूरा मेथड समझिए कि सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि क्वेश्चन में जैसे डाटा मेंशन था, ये वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। क्वेश्चन में जैसे डाटा मेंशन था उस हिसाब से सबसे पहले बैटरी जोड़ के C1 और C2 जो मेरा 2 कैपेसिटर था उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले V1 और V2। बिकॉज क्वेश्चन में केवल ऊपर वाले कैपेसिटर के बीच से ही इलेक्ट्रॉन को फेंका गया है, तो अपना पूरा ध्यान केवल ऊपर वाला जो कैपेसिटर था उसी के अक्रॉस में लगाएं। V1 निकाले, V1 को फिर सॉल्व करें, E1 निकालें जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच एग्जिस्ट करता है। ये एक पार्ट था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कशन स्टार्ट किए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कशन बोला जाए तो, लेफ्ट हैंड साइड में डिस्कशन बोला जाए तो प्लेट बनाया गया, कैपेसिटर का प्लेट्स बनाया गया,
फिर प्लेट्स के ऊपर चार्ज दिखाया गया, चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया। अब इलेक्ट्रॉन को बीच से थ्रो किया गया किसी एक वेलोसिटी v0 से, फिर उस पर्टिकुलर वेलोसिटी v0 के हिसाब से देखा गया कि फोर्स किधर लग रहा है। तो फोर्स नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा था, तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं चलेगा, वो पैराबोलिक पाथ के कारण कर्व फॉलो करता हुआ निकलेगा और प्लेट से टकरा भी सकता है अगर कम वेलोसिटी हुआ तो हम लोग का केस था कि कम से कम कितना वेलोसिटी v0 हो कि वो बिना प्लेट से टकराए दूसरे एंड से बाहर निकल जाए। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर दूसरे एंड से जस्ट वो बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि sy का वैल्यू d1/2 है, जस्ट टच करता हुआ निकल गया। sy का वैल्यू d1/2 है। फिर हम लोग x के डायरेक्शन में मोशन लिए और वहां से टाइम निकाले कि कितना समय लगेगा इलेक्ट्रॉन को पार करने में प्लेट्स को, तो टाइम आ गया a/v0। फिर हम लोग y के डायरेक्शन में मोशन को कंसिडर किए और सारा डिस्कशन पुट करके फाइनली आप वेलोसिटी का कैलकुलेशन किए। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे हम आपको एक दो चीज और निकालना चाहेंगे, एक दो और जगह इस डिस्कशन का सहारा आपको मिलेगा। sy इज इक्वल्स टू, ये जो आता है डाटा हम उसको थोड़ा यूज करें। sy इज इक्वल्स टू ये आ रहा है QE A² बाई 2m v0 का स्क्वायर, ये आता है। ये तुमको ये सिखाता है कि जो हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन है ना, वो Q/m के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बहुत जगह अलग अलग बुक में ऐसे तुमसे पूछा गया है कि अगर 3-4 चार्ज पार्टिकल को, जैसे इलेक्ट्रॉन को फेंका गया ना, वैसे ही तुम 3-4 चार्ज पार्टिकल को फेंक दो, तो दूसरे एंड से निकलते समय किसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, मतलब कौन अपने पाथ से ज्यादा डिविएट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, कौन अपने पाथ से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तुमसे ये पूछा गया है, बहुत जगह न्यूमेरिकल में तुमसे ये पूछा गया है। तो याद रखना, जिस किसी का चार्ज बाय मास रेशियो बड़ा होगा, Q/m, चार्ज बाय मास, या फिर इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक चार्ज। जिस किसी का चार्ज बाय मास रेशियो बड़ा होगा या स्पेसिफिक चार्ज बड़ा होगा, याद रखना उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो ऐसा क्वेश्चन तुमको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा, आपके इस बुक में भी मिल जाएगा, और कोई भी साइड बुक उठाइएगा ना, उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि देखो अगर हम 2 या 2 से अधिक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन की तरफ फेंकते हैं, तो दूसरे एंड से निकलते समय किसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। तो याद रखना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन उसी का ज्यादा होगा जिसका Q/m ज्यादा है। या कहानी का दूसरा भी ट्विस्ट है, जिसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा उसका Q/m ज्यादा है, ऐसा तुम भी सोच सकते हो, क्योंकि फिगर भी बना के दे देगा तुमको, sy दिखा देगा, बोलेगा किसका चार्ज बाय मास रेशियो ज्यादा है, तो जिसका sy ज्यादा होगा उसका Q/m ज्यादा होगा। तो इस पर ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल है बहुत इंटरेस्टिंग। सही है, चलो बढ़िया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो हम लोग पहले कर रखे हैं। ये आया क्वेश्चन नंबर 15। तुमसे बोला गया फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B शोन इन फिगर इन ईच पार्ट ऑफ द फिगर। देखिए, इस क्वेश्चन को भी है ना एक अच्छे कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आप रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना सीरीज से बनना है ना पैरेलल से बनना है, ये बनना है सबसे इंपॉर्टेंट जो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पोर्शन है, नाम है किरचॉफ्स रूल। ये बनना उससे, किरचॉफ्स रूल से। किरचॉफ्स रूल में जो जो कंसेप्ट है उसको हम 2 मिनट आपसे बात कर ले, ताकि फिर हम इसको आगे की तरफ प्रोसेस कर सके। याद रखिएगा, किरचॉफ्स रूल के अंदर आपको यह सिखाया गया है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेट्स, जो कैपेसिटर का प्लेट्स होता है, जो एक वायर से जुड़ा हो, ठीक है, कैपेसिटर का वो प्लेट्स जो एक वायर से जुड़ा होता है, उनके बीच में बैटरी मौजूद है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, उनके ऊपर मौजूद चार्ज का वैल्यू का जो सम है
जो चार्ज अपीयर होता है उसका जो सम है वो हमेशा 0 होता है। मतलब अगर 4-5 प्लेट है और एक ही वायर से जुड़ा है, 4-5 प्लेट है और एक ही वायर से जुड़ा है, किसी प्लेट पे प्लस अपीयर होगा, किसी प्लेट पे माइनस अपीयर होगा, लेकिन याद रखिएगा सारे प्लेट्स पे जो चार्ज अपीयर हो रहा है ना, उन सारे चार्जेस का अगर नेट सम कीजिएगा तो वो 0 आता है। इसको हम लोग कहते हैं जंक्शन रूल। और जंक्शन रूल का फंडामेंटल्स होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मान लो जैसे आप 2 प्लेट है, सपोज 2 प्लेट है और इन दोनों को आप वायर से जोड़ दिए। अब एक प्लेट पे आप प्लस दिखा रहे हो, एक प्लेट पे माइनस दिखा रहे हो। अच्छा बताओ चार्ज कहां से आया होगा? बैटरी क्या करता है, एक प्लेट से प्लस इलेक्ट्रॉन खींच एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन खींच के प्लस करता है और वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है, तो उस पर माइनस आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जितना भी प्लेट्स किसी एक जंक्शन पे कनेक्टेड होता है ना, उन सब के ऊपर मौजूद चार्ज का अगर नेट सम निकाला जाए तो दैट नेट सम कम्स टू बी 0। इसको कहते हैं जंक्शन रूल विच इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो चार्ज के कंजर्वेशन प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, फिर एक दूसरा टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं लूप रूल। और लूप रूल में क्या होता है कि कोई भी एक क्लोज्ड लूप अगर ले लिया जाए, कोई भी एक अगर क्लोज्ड लूप ले लिया जाए, तो उस क्लोज्ड लूप के ऊपर जहां जहां पोटेंशियल का डिफरेंस है, सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्लोज्ड लूप में 0 आएगा। सभी पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्लोज लूप में 0 आएगा। ठीक है, ये चीज आपके पास है। 1 मिनट जस्ट रुकिएगा, तो ये वीडियो थोड़ा ज्यादा ही प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, तो हम लोगों के पास यहाँ पे किरचॉफ्स रूल का पूरा एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग लूप रूल और जंक्शन रूल इन दोनों का सहारा लेंगे। ठीक है, चलो फिगर को पहले बड़ा कर ले, वहीं से हम लोग है ना अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये तुम्हारे पास ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें लेफ्ट की तरफ 3 बैटरी है। बैटरी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अगर आप प्लेट्स का नाम लिखते, चलिए जैसे हम इस प्लेट का नाम 1 लिखते हैं, इसका 2 लिखते हैं, इसका 3 लिखते हैं, इसका 4 लिखते हैं, इसका 5 लिखते हैं और इसका 6 लिखते हैं। तो आप ध्यान से अगर देखिएगा तो 1 प्लेट, 3 प्लेट और 5 प्लेट एक साथ कनेक्टेड है। सब है ना, ये तीनों, ये लेफ्ट वाला तीनों प्लेट 1, 3 और 5, ये सब है ना ए पॉइंट पे एक साथ कनेक्टेड है। और जो 2, 4 और 6 है वो राइट हैंड साइड पे बी प्लेट पे कनेक्टेड है, बी पॉइंट पे कनेक्टेड है, एक साथ कनेक्टेड है। तो जो मेरा जंक्शन रूल कहता है कि जो जो प्लेट एक साथ कनेक्टेड है, एक वायर से कनेक्टेड है, बीच में बैटरी है या नहीं है कोई मतलब नहीं, बैटरी कुछ नहीं करता, वो एक जगह से चार्ज उठाता है दूसरी जगह रख देता है। तो उन सभी पे जो चार्जेस अपीयर हो रहा है उनका नेट सम 0 होगा। तो आप अगर यहां पे चार्ज Q1 लिखते हैं, इस पे चार्ज Q2 लिखते हैं, इस पे चार्ज Q3 लिखते हैं, तो याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू जंक्शन रूल, आपके इस जंक्शन रूल के हिसाब से जो आपका Q1 है, जो आपका Q2 है और जो आपका Q3 है, जो तीनों प्लेट्स पे है और एक जगह है, उसका नेट सम 0 आएगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये तीनों एक जगह कनेक्टेड है, ये तीनों एक जगह कनेक्टेड है। तो इन तीनों के ऊपर जो चार्जेस अपीयर होगा उन तीनों का सम 0 आएगा। इसको तो हम कहेंगे कि आप इक्वेशन 1 मान ले, आगे काम आएगा। अब देखो, अगर यहाँ Q1 है ना, तो यहाँ पे माइनस Q1 डेवलप होगा, यहाँ Q2 है तो यहाँ माइनस Q2 होगा, और यहाँ Q3 है तो माइनस Q3 होगा, क्योंकि कैपेसिटर के आमने सामने के प्लेट पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। तो लेफ्ट पे अगर प्लस Q1 दिखाए हो तो राइट पे माइनस Q1, लेफ्ट पे अगर प्लस Q2 दिखाए हो तो राइट पे माइनस Q2, लेफ्ट पे Q3 है तो राइट पे माइनस Q3। ये जंक्शन रूल का काम हो गया। अब आपको हम बाकी सारा पॉइंट्स लिख दे ताकि हम लूप रूल अच्छे से यूज कर सके। ए और बी तो लिखा हुआ है, इसको आप सी लिख लीजिए, इसको आप डी लिख लीजिए,
इसको आप स्मॉल ई लिख लीजिए और यहाँ एफ लिख लीजिए। अब आप लूप रूल लगाने जा रहे हैं, अब आप लूप रूल अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। अप्लाइंग लूप रूल इन लूप। कौन सा लूप है भाई? तो ए सी डी बी ए, ए सी डी बी ए। आपको ऊपर वाला लूप दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाला लूप आपको दिखाई दे रहा होगा, ए सी डी बी ए, ऊपर वाला लूप। जैसे जैसे नाम लिखा है ना, उसी तरह से तुमको चलना भी होगा। चलना होगा कहने का मतलब हम आपको एक सेंस ऑफ रोटेशन बस दिखाना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे ही घूमिए, जैसे बोला वैसे। देखिए पहले आप ए से चलना स्टार्ट कीजिएगा, फिर इधर जाइएगा, फिर इधर से घूम के वापस ए तक आइएगा, ठीक है। ये तरीका होगा आपके चलने का। अब जब आप इस तरह का मोशन यहाँ पे मतलब जब आप इस तरह से लूप में मूव करेंगे तो आपको पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने को मिलेगा, आपको पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने को मिलेगा, ठीक है। जरा देखो, ए से जब आप सी तक जाते हैं तो कोई सर्किट एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन सी से जब आप आगे बढ़ते हैं, सॉरी, जब आप सी से आगे बढ़ते हैं तो देखिए बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो आप लिखेंगे +6। निगेटिव से पॉजिटिव जाना मतलब पोटेंशियल बढ़ा, प्लस, सॉरी। उसके बाद फिर आप कैपेसिटर के +Q1 प्लेट से -Q1 की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट, पोटेंशियल घटा तो आप लिखेंगे माइनस चार्ज बाय कैपेसिटेंस 4। अब आप नीचे आ जाइए, नीचे बी से ए की तरफ, तो यहां पे आपको जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था ना, उसके निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं, -Q2 से +Q2 पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ा Q2 बाई पोटेंशियल का डिफरेंस 2 कैपेसिटेंस। और फिर आप 12 वोल्ट बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव पे तरफ जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में इट इज -12 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये चारों इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा आगे बढ़े, देन 6 माइनस Q1 बाई 4 प्लस Q2 बाई 2 -12 इज इक्वल्स टू 0। आप लिख सकते हैं -Q1 बाई 4 प्लस Q2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, या फिर आप लिख सकते हैं, एक्चुअली हम Q2 को Q1 के टर्म में लिखना चाहते हैं, Q2 को Q1 के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं Q2 बाई 2 इज 6 प्लस Q1 बाई 4, या जहां आपका Q2 आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 प्लस Q1 बाई 4, 2 से मल्टीप्लाई करने से हो गया 12 प्लस Q1 बाई 2, 12 प्लस Q1 बाई 2, ये आपका, चलिए इक्वेशन 2 आ गया। फिर से आप एक लूप लें, फिर से आप एक लूप लें और फिर से एक आप लूप रूल लगाएं, ठीक है। हम इसको थोड़ा छोटा कर दें ताकि अब ये दिखने लगे अच्छे से, ठीक है। आप फिर से उस फिगर पे आइए, फिर से आप एक लूप लीजिए। इस बार हम लोग ए बी सी, ए बी ई, ई है नीचे, नीचे ई है, ए बी ई एफ ए में बात करेंगे। इन लूप ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे तो +12 वोल्ट, फिर आप पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे जाइएगा कैपेसिटर का तो -Q2 बाई 2, और फिर आप नीचे जाइए, नीचे, तो नीचे आपका हो जाएगा +Q3 बाई, उसका कितना था 1, और 24 वोल्ट बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे घूम रहे हैं ना, इस तरह से घूम रहे हैं,
तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे -24 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू हो गया -Q1/2 प्लस Q3 -12 इज इक्वल्स टू 0। Q1 नहीं, माइनस ये Q2 है, -Q2/2। ठीक है, तो आपको Q3 निकालना है Q2 के टर्म में। तो क्या हम Q3 इज इक्वल्स टू 12 प्लस Q2/2 लिख सकते हैं? अब देखो जरा ऊपर Q2/2 का वैल्यू यहां देखो ना, इस इक्वेशन पे देखो, इस इक्वेशन को Q2/2 के जगह 6 प्लस Q1/4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास हो गया 12 प्लस Q2/2 के जगह पे 6 प्लस Q1/4। तो ये Q3 Q1 के टर्म में आ गया, 12 और 6 18 और प्लस Q1/4। ये मान लीजिए इक्वेशन 3 है, 18 प्लस Q1/4, 18 प्लस Q1/4, 2 और 3 इक्वेशन आ गया। अब अगर ये 2 और 3 इक्वेशन आ गया है तो अब चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में सारा डाटा पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था देख लो अच्छे से। इक्वेशन 1 था अपना कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर आप इक्वेशन 1 के सहारे से यहीं से काम करते हैं ना, यहीं पे हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 Q1 को Q1 छोड़ दो, जहां Q2 है उसको Q1 के टर्म में लिखो। इक्वेशन 2 को देखो, जहां Q2 है 12 प्लस Q1/2 लिख सकते हैं, 12 प्लस Q1/2। फिर जहां Q3 है, जहां Q3 है वहां 18 प्लस Q1/4 लिख सकते हैं, 18 प्लस Q1/4 लिख सकते हैं एंड दैट ऑल इक्वल्स टू 0। ये आपका Q1 हो गया, ये Q2 के जगह पे आ गया और ये Q3 के जगह पे आ गया, तीनों का सम 0। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो फॉर Q1। तो मेरे पास Q1 है, Q1/2 है और Q1/4 है। ये 18 और 12 30 हो गया, दूसरे साइड में गया माइनस हो गया। तो यहाँ पे नीचे में लेफ्ट हैंड साइड में हम 4 लिए, तो यहाँ पे 4Q1 आ गया, यहाँ पे 2Q1 आ गया और फिर यहाँ पे Q1 आ गया एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -30। तो ऊपर में आ गया 7Q1, नीचे 4 इज इक्वल्स टू -30। सो Q1 विल बी इक्वल्स टू -120/7 माइक्रोकुलम। ये Q1 आ गया। अगर ये Q1 आ गया तो आप Q2 का वैल्यू लिख सकते हैं इक्वेशन 2 से, यही लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है ये वाला इक्वेशन, 12 प्लस Q1/2। तो आपके Q2 का वैल्यू हो गया 12 माइनस 120/7 और नीचे 2। तो 2 से 120 कटा, वहां 60 आ गया। तो Q2 विल बी इक्वल्स टू 12 माइनस 60/7। अब 12 साते 84, ये Q2, 12 इंटू 7 इज 84 माइनस 60/7 और ये आपका सॉल्व करके आ गया 24/7 माइक्रोकुलम। अच्छा ये Q2 आ गया तो आप Q3 भी निकाल सकते हैं यहीं पे इसी इक्वेशन। अच्छा ये थर्ड इक्वेशन का ही सहारा ले लो ना, थर्ड इक्वेशन का ही सहारा ले लो। आपके इस Q3 का वैल्यू कितना था, 18 प्लस Q1/4। तो दैट Q3 विल बी इक्वल्स टू 18 माइनस Q1 कितना आया था 120/7 और नीचे है 4। तो आपके इस Q3 का वैल्यू हो गया 18 माइनस 30/7। 18 से 7 को मल्टीप्लाई किए 126 आ गया और -30/7। सो इट इज 96/7 माइक्रोकुलम। तो ये पूरा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हम लोगों को बारी बारी से Q1, Q2 और Q3 ये तीनों निकाल के दे दिया।
बारी बारी से Q1, Q2 और Q3 ये तीनों निकाल के अभी तक आपके सामने मिल गया है। थोड़ा एक बार में इतना को समराइज करे, आपको दिखाए एक साथ, जो हुआ है उसको समझिए। सबसे पहले किरचॉफ्स का जंक्शन रूल लगा के हर प्लेट्स पे चार्ज खुद से लिखे Q1, Q2, Q3, और वो सब एक जगह कनेक्टेड था, तो उन सभी के चार्जेस का जो सम किए दैट विल बी इक्वल्स टू 0, जंक्शन रूल। फिर लूप रूल लगाए 2 बार, एक बार ऊपर वाले लूप में, एक बार उसके नीचे वाले लूप में, और दोनों लूप को आपस में सॉल्व किए तो Q1, Q2 और Q1, Q3 में रिलेशन आ गया। इन सब रिलेशन को उठा के इक्वेशन 1 में प्लस किए, कैलकुलेशन चल ही रहा राइट हैंड साइड में सब कुछ, तो आपको चार्ज Q1 मिल गया, आपको चार्ज Q2 मिल गया, आपको चार्ज Q3 मिल गया, तीनों चार्ज मिल गया। अब अगर ये तीनों चार्ज मिल गया है तो अब आपसे जो पूछा जाएगा, जैसे पूछा जाएगा, आप सब बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन पे कि आखिर आपको निकालना क्या था। तुमसे ए और बी, मतलब ए लेफ्ट वाला और बी राइट वाला का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तुमको ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। आप एक बार फिगर देख लीजिएगा ना, तो आपको तुरंत आंसर दिखने लगेगा। आप इस फिगर को देखिए ध्यान से। अगर आप ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं, हम यहीं पे लिख देंगे, क्यों? क्योंकि हमको दूसरी जगह ले जाएंगे तो फिर फिगर में आपको प्रॉब्लम होगा। रुक जाओ, हम कलर यहाँ बदल के एक अच्छे से कलर में इसको ठीक से लिख देते हैं। ब्लू ले ले रहे, ठीक है। हाँ, अगर आप ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो आप ए से ए टू बी मूव करो। जब आप ए से बी मूव कर रहे हो तो सबसे पहले ए का पोटेंशियल आएगा। फिर देखो, मान लो 12 वोल्ट के थ्रू जा रहे हैं हम लोग, सीधा सीधा ए से बी जा रहे हैं। तो जब आप 12 वोल्ट बैटरी को पार कीजिएगा लेफ्ट से राइट की तरफ, ए से बी की तरफ 12 वोल्ट बैटरी को पास कीजिएगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव पे जाइएगा, तो +12 लिखिए। फिर आप कैपेसिटर में +Q2 प्लेट से -Q2 प्लेट पे जाइएगा, तो -Q2 बाई उसका कैपेसिटेंस लिखो, और तब आप पहुंच जाओगे बी पॉइंट के पोटेंशियल पे। तो VA +12 -Q2/2, VA +12 -Q2/2 इज इक्वल टू VB। सही है, बस करना कुछ नहीं है। जो नीचे Q2 निकाले उसको यहाँ प्लस कर दो, Q2 जो निकाले हो उसको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जो आप Q2 निकाले हैं, जो आप Q2 निकाले हैं उसको आप प्लस कर दे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो Q2 आप सॉल्व किए थे ना, यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका Q2। Q2 कितना है भाई? ये है आपका Q2, दिस इज Q2, 24/7 माइक्रोकुलम। तो 24/7 माइक्रोकुलम, चलो देख लो, यहां पर कुछ ऐसा हो जाएगा ये। दिस विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ए +12 -24/7 माइक्रोकुलम, और नीचे मेरा कैपेसिटेंस है 2 इज इक्वल्स टू VB, ठीक है। देन आपको क्या निकालना? VA माइनस VB। VB को राइट से लेफ्ट के ले आओ, और जो बच गया -12 और प्लस 2 से ही कट गया 12/7, सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट, अब कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, कंप्लीट करेंगे, हम एक बार में इस सबको है ना एक साथ ले आ रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, बेहतरीन न्यूमेरिकल। सबसे पहले किरचॉफ्स का रूल लगा, जंक्शन रूल, लूप रूल, इक्वेशंस बना, उनको आप सॉल्व करके Q1, Q2, Q3 तीनों निकालें, और फिर जैसे क्वेश्चन बोल रहा था कि ए से बी तक का डिफरेंस निकालो, हम एक बार यहाँ फिगर बना दे। ये ए था, एक सेल था मेरे पास 12 वोल्ट का, फिर मेरा एक कैपेसिटर था, और फिर बी था। ये था +Q2, ये था -Q2, इसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैराड। तो जब हम यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो ए से स्टार्ट किए, फिर +12 लिखे, फिर -Q2/2 लिखे, और हम बी पॉइंट का पोटेंशियल पहुंच गए। ऐसे करके सॉल्व करेंगे। अच्छा, आप किसी भी
पाथ से जाते हैं ना तो भी आपका आंसर सेम होता है। अगर आप ऊपर वाले कैपेसिटर C1 के रास्ते से जाते तो भी आपका आंसर यही आता। अगर आप ऊपर वाले कैपेसिटर C1 के रास्ते से जाते तो भी आपका आंसर यही आता। अगर आप नीचे वाले कैपेसिटर C3 के रास्ते से जाते तो भी आपका आंसर यही आता है। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसको सेव कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 ऑलरेडी हम लोग है ना पहले से करके रखे हैं, तो इसको ऑलरेडी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के डिस्कशन के समय है ना आपको बता दिया गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, find the equivalent capacitance of the infinite ladder shown in figure between point A and B। जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल में कैपेसिटर्स का एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट दिया हो, इसमें तुम अगर देखोगे तो 2 1 2 1 2 1 का लगातार इंफिनिटी तक अरेंजमेंट दिया है, तो इनफाइनाइट लैडर वाले अरेंजमेंट को सॉल्व करने का एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है। तुम्हारा काम ये होता है मेथड सीखिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वो रिपीटेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे अगर आप इस सिस्टम को ध्यान से देखिएगा तो 2 1 2 1 2 1 2 1 लगातार रिपीट हो रहा है। पहला रिपीटेशन को छोड़ दो, बाकी फर्स्ट रिपीटेशन के बाद इंफिनिटी तक जितना अरेंजमेंट है, फर्स्ट अरेंजमेंट को छोड़ के यहां से लेके अब इंफिनिटी तक, यहां से लेके इधर इंफिनिटी तक जितना भी है, इन सब के लिए लेट C इक्विवेलेंट इज X। एक अरेंजमेंट को छोड़ के बाकी सब के लिए सबको हटा देना है और उसके जगह पे एक इक्विवेलेंट मान लेना है X। तो आपका ये इनफाइनाइट लैडर का अरेंजमेंट सिस्टम कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट A रहा, यहां आपको 2 माइक्रोफैराड मिलेगा, यहां आपको 1 माइक्रोफैराड मिलेगा, नीचे आपको B मिलेगा। सही है। और तुम देखो जो बाकी सबको हटाए हो उस वजह से यहां से लेके यहां के बीच आप एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस X जोड़िएगा। ये 1 माइक्रोफैराड और जो लेके आपका मान लीजिए जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप बोल रहे हैं, सपोज इस पॉइंट को आप C कह रहे हैं, इस पॉइंट को D कह रहे हैं, और C और D से लेके राइट हैंड साइड इंफिनिटी तक को X मान रहे हैं, तो C और D के बीच X लगा है। तुम जरा गौर करो, तुमको फाइनल इक्विवेलेंट AB के बीच निकालना है। तो अभी आप गौर से देखेंगे ना तो 2 और X सीरीज में है, 2 और X सीरीज में है। अगर ये 2 और X सीरीज में है तो आप इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा बना रहे हैं, जस्ट अ मिनट, 2 और X सीरीज में हो गया। तो आपके पास ये पॉइंट A रहा, यहां एक पॉइंट B है, इन दोनों के बीच पहले 1 माइक्रोफैराड जोड़ लो, ये 1 माइक्रोफैराड है। अब ध्यान से 2 और X सीरीज में है तो हम 2 और X के जगह पे लिख सकते हैं क्या, 2X बाई 2 प्लस X सीरीज में है, तो हम लोग लगाएंगे ना C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब जरा गौर कीजिए, क्या ये दोनों कैपेसिटर जो 2 और X का सीरीज से आया और जो 1 है वो आपस में पैरेलल में है। ठीक है, मान लो हम इसको एक नाम दे देते हैं C डैश। तो जो हम लोग का C डैश है, जो हम लोग का C डैश है, C डैश इज इन पैरेलल विथ 1 माइक्रोफैराड, तो आपका यहाँ पे C इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा C डैश प्लस 1। इसका मतलब 2X बाई 2 प्लस X और प्लस 1 अलग से,
अब देखो इनफाइनाइट लैडर कहते किसको, इनफाइनाइट लैडर उसको कहते हैं जिसमें इतने बार अरेंजमेंट अपने आप को रिपीट करे कि उसको गिना ना जा सके, इतने बार अरेंजमेंट अपने आप को रिपीट करे बार 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 कि उसको आप गिन नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा नंबर होता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसा नंबर। तो अगर उस पूरे अरेंजमेंट में एक अरेंजमेंट छोड़ के आप इक्विवेलेंट निकाल दें, जैसे हम लोग क्या किए थे, सबसे लेफ्ट वाला 2 और 1 को छोड़ दिए थे, बाकी सबका इक्विवेलेंट x लिख दिए थे। तो एक अरेंजमेंट छोड़ के आप पूरे सबके लिए इक्विवेलेंट अगर x लिख देते हैं, तो अगर आप उस एक अरेंजमेंट को बाद में इंक्लूड भी कर दीजिएगा तो भी आपके इक्विवेलेंट पे कोई आंसर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहला हम लोग एक अरेंजमेंट 2 और 1 छोड़ दिए, बाकी सबका इक्विवेलेंट x मान लिए, तो अगर हम उस एक अरेंजमेंट को बाद में इंक्लूड करके फिर से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर इन्फिनिटी तक बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके पास सी इक्विवेलेंट आ रहा है ना, वो वापस से x के बराबर होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन से आया 2x बाई 2 प्लस एक्स और प्लस 1 अलग से, और राइट हैंड साइड में x है। चलिए इसको सॉल्व करते जाइए। 2x प्लस 2 प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x। थोड़ा और नीचे जाओ तो आप यहां से लिख सकते हो 2x प्लस एक्स दैट इज 3x प्लस 2, ये नीचे से 2 प्लस एक्स जो है वो राइट हैंड साइड में जाके x से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखते चलिए। तो अब मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में है 3x प्लस 2 और राइट हैंड साइड में हम लोग के पास है 2x प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, ये दोनों को राइट हैंड साइड में भेज दो। 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0। यहीं पे देखिए, कैलकुलेशन देखते चलिए बस। तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 हो गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो आपके पास हो गया x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का 2 डाटा आता है, यहाँ से x आता है, या तो 2 आता है नहीं तो फिर -1 होता है। अब तुम सोच लो, कैपेसिटेंस क्या कभी निगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। कैपेसिटेंस कभी भी है ना निगेटिव नहीं हो सकता। सो x कैन नॉट बी नेगेटिव, x नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x नेगेटिव नहीं हो सकता तो x का जो वैल्यू पॉजिटिव वाला है 2 माइक्रोफैराड, दैट इज योर आंसर। मतलब इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड के बराबर है। तो पूरे मेथड को हम चाहेंगे कि आप अपने अंदर है ना दिमाग में बैठाएं। कभी भी अगर इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन रहेगा, आपको इसी तरह से प्रोसेस करना है। तरीका क्या है? तरीका सीखे, मेथड सीखे कि पहला अरेंजमेंट छोड़ के बाकी सभी के लिए एक इक्विवेलेंट x मान लेंगे, फिर फर्स्ट फिगर के बाद आप दूसरे फिगर पे आ जाइए, फिर आप उस x को सर्किट में लिख दें और जो पहला अरेंजमेंट है उसके साथ उसका सीरीज पैरेलल करके इक्विवेलेंट